नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं एक पिता द्वारा अपने 17 साल के बेटे और उसके 22 साल के दोस्त को कुचलकर चले जाने वाले ट्रक और उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ने के संघर्ष का दूसरा और अंतिम भाग। बिजनौर, उत्तर प्रदेश। राजेश सक्सेना के विवाह में शामिल होने उसका कजन आदित्य हॉस्टल से घर आता है। आदित्य की मां प्राची और बहन रागिनी शादी की तैयारियों में बिजी हैं। आदित्य के पिता विक्रम सक्सेना, जो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, वो कुछ दिनों बाद घर आने वाले हैं। दूल्हा राजेश विक्रम के बड़े भाई विपिन सक्सेना का बेटा है। आदित्य जब अपने पिता को एयरपोर्ट से घर लेकर आ रहा होता है तो वो अपने पिता से कहता है कि वो 12वीं के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना चाहता है। विक्रम इस बात से बहुत खुश होते हैं, पर साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि आदित्य स्विमिंग पर ध्यान दे, क्योंकि वो नेशनल लेवल तक पहुंच चुका है। शादी की रात 14 मई 2009 को राजेश की बारात जब मैरिज हॉल जा रही होती है, तभी कंस्ट्रक्शन मटेरियल से भरा एक ट्रक अचानक पास आता है और वो खतरनाक तरीके से आदित्य को ठोकर मारता है। बाराती सकते में आ जाते हैं। पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है और विपिन और विक्रम के बयान लेती है। कुछ दिनों बाद विक्रम पुलिस स्टेशन आते हैं और तहकीकात की जानकारी मांगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि पुलिस ने अब तक इस केस को एक हिट एंड रन केस कह देने के अलावा कोई और कार्रवाई नहीं की है। विक्रम अपनी नौकरी ज्वाइनिंग को पोस्टपोन कर देते हैं और ये तय करते हैं कि वो यहीं रहकर अपने बेटे और उसके दोस्त की हत्या करने वाले को अरेस्ट करवा कर ही रहेंगे। वो और विपिन तय करते हैं कि वो ध्रुव के माता पिता को आर्थिक सहायता देते रहेंगे। विक्रम की तलाश उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर ले आती है, जहां वो ट्रक शायद माल डिलीवर करने आ रहा होगा। अपने आप को एक सरकारी अधिकारी बताकर विक्रम साइट के दफ्तर में जाते हैं और वहां पर ट्रकों की एंट्रीज चेक करते हैं। 14 मई की रात जब एक्सीडेंट हुआ, उसी रात उन्हें एक ट्रक की एंट्री मिलती है जिसका नंबर है UPXT 142X। विक्रम को शक होता है कि ड्राइवर ने जानबूझकर ये 742X की जगह 142X लिखा है। ट्रक की एंट्री का टाइम एक्सीडेंट के टाइम से मैच होता है। ये ट्रक किसी मनोहर गुप्ता का है। विक्रम रजिस्टर की फोटो लेकर वहां से निकल आते हैं। उन्हें पता चलता है कि पास ही में एक ढाबा है जहां आमतौर पर ट्रक वाले खाने के लिए रुकते हैं। ढाबे पर विक्रम को पता चलता है कि मनोहर गुप्ता के पास अपना ट्रक है और वो पिछले कुछ दिनों से ढाबे पर नहीं आया है। ढाबे की पूछताछ से उन्हें धर्म कांटा ऑफिस की जानकारी मिलती है। यहाँ पर उन्हें जानकारी मिलती है कि ट्रक्स की ओवरलोडिंग को खुलेआम नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्हें पता चलता है कि मनोहर का ट्रक यहाँ 14 मई को आया था और ट्रक का माल के साथ वजन 30 टन था, जबकि कानूनन उस ट्रक में सिर्फ 9 टन का माल ही होना चाहिए। इंटरनेट से विक्रम को ट्रक की इस ओवरलोडिंग के बारे में जानकारी मिलती है। पता चलता है कि साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था जिसके मुताबिक ट्रक्स की ओवरलोडिंग पूरी तरह से गैर कानूनी है। विक्रम ये जानकारी पुलिस को देते हैं, लेकिन पुलिस फिर भी कोई एक्शन नहीं लेती है। अब विक्रम के पास और कोई चारा नहीं होता। वो मनोहर गुप्ता की तलाश में ढाबे पर जाते रहते हैं। आखिर एक दिन उनकी मुलाकात एक ट्रक ड्राइवर से होती है जो मनोहर गुप्ता का पता जानता है। विक्रम को उस ट्रक ड्राइवर से ये पता चलता है कि ट्रकों की ओवरलोडिंग एक आम बात है और कोई ड्राइवर इस बात की परवाह भी नहीं करता कि इतनी तेज रफ्तार से ऐसे माल से भरे ट्रक को चलाने से कभी कोई दुर्घटना भी हो सकती है। वो मनोहर के गांव पहुंचते हैं। वहां उन्हें ट्रक भी नजर आता है जिसका नंबर है UPXT 742X। विक्रम को पता चलता है कि असली गुनहगार मनोहर गुप्ता ही है और उसने जानबूझकर कंस्ट्रक्शन साइट पर और धर्म कांटे पर गलत नंबर लिखा था ताकि उस पर शक ना हो सके। विक्रम इस ट्रक की तस्वीर लेते हैं और साथ ही मनोहर गुप्ता की भी। वो देखते हैं कि मनोहर गुप्ता घर से बाहर आकर कुछ पुलिस कर्मचारियों से बात करता है। गांव के किराने वाले से उसे पता चलता है कि मनोहर एक शराबी है और कुछ दिनों पहले उसने अपनी पत्नी को जलाकर मार डाला था। हालांकि वो केस सुसाइड के तौर पर दर्ज किया गया था, लेकिन पूरा गांव जानता है कि मौत क्यों और कैसे हुई है। अब विक्रम मनोहर गुप्ता के फोन नंबर्स को ट्रैक करना चाहते हैं। वो अपनी पत्नी प्राची की मदद से इस नंबर का नेटवर्क पता करते हैं और फिर उस कंपनी के बड़े अधिकारी से मिलने जाते हैं। फोन नेटवर्क कंपनी के रीजनल हेड रिकॉर्ड देने से मना कर देते हैं क्योंकि ये गैर कानूनी है। लेकिन विक्रम की बातें और अपने बेटे को न्याय दिलाने की उनकी कोशिश को देखकर वो अधिकारी विक्रम को जानकारी देने के लिए राजी हो जाता है। विक्रम को एक्सीडेंट की रात का कॉल रिकॉर्ड चाहिए होता है। अब आगे। ये आदमी गुरुदेव रोड पर ही था जहां से बारात गुजरी थी। इसी ने मेरे बेटे और उसके दोस्त को मारा है। थैंक यू सो मच मिस्टर प्रमोद, थैंक यू सो मच।
मैंने आदित्य और ध्रुव के किलर को ढूंढ लिया है। विक्रम, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। तुम जो कुछ भी कर सकते थे तुमने कर लिया, तुम बाकी सब पुलिस पे क्यों नहीं छोड़ देते हो? हाँ भाई साहब, मैं ये सब कुछ पुलिस को ही दे दूंगा। एटलीस्ट अब तो वो लोग कोई एक्शन लेंगे। लेकिन अगर अब भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर क्या करेंगे आप? आप समझते क्यों नहीं है कि देश के बाकी लोगों की तरह हम भी आम इंसान हैं। मैं जानती हूँ कि आप ये सब आदित्य के लिए करना चाहते हैं, लेकिन एक्शन लेना हमारा काम नहीं है, उसके लिए पुलिस है। सर, ये ट्रक मनोहर के घर के बाहर पार्क्ड है। ये है वो ड्राइवर मनोहर गुप्ता। उसने कंस्ट्रक्शन साइट पर अपने ट्रक का गलत नंबर लिखवाया। उसने धर्म कांटा के ऑफिस में भी ऐसा ही किया। उसके ट्रक में 30 टन कंस्ट्रक्शन मटेरियल था। वो 6 पहिए वाला ट्रक है। उसमें मैक्सिमम 9 टन वेट अलाउड है, हर पहिए के हिसाब से 1.5 टन। ये 9 नवंबर 2005 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ट्रकों की ओवरलोडिंग बैन हो चुकी है। ऐसा करना गैर कानूनी है, इसलिए ऐसे ट्रक को पकड़ना और उस पर कानूनी कार्रवाई करना आपकी जिम्मेदारी है। और ये सर, ये है मनोहर गुप्ता का फोन नंबर 4447689889। ये वाइटल कम्युनिकेशन सर्विसेज का नंबर है और ये है उस नंबर का कॉल रिकॉर्ड। इससे साफ पता चलता है कि वारदात के वक्त वो ट्रक गुरुदेव रोड पर ही था जहां पर एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मेरा बेटा आदित्य और उसका दोस्त ध्रुव मारे गए। क्या आपके लिए उसे अरेस्ट और इंटेरोगेट करने के लिए इतने सबूत काफी हैं? हमें जो एक्शन लेना होगा हम ले लेंगे। सर, आप उसे अरेस्ट करेंगे या नहीं? मैंने आपसे कहा ना, जो एक्शन लेना जरूरी होगा हम ले लेंगे, बाकी आप सब हम पर छोड़ दीजिए। सर, आप कब तक एक्शन लेंगे? आप हमें हमारा काम करने देंगे या नहीं? सर, मैंने ये केस फाइल किया है, इसलिए मुझे जानने का ये पूरा अधिकार है कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक्शन लें, और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता रहूंगा। हम आपको हमारे एक्शन के बारे में तब बता पाएंगे जब आप हमें हमारा काम करने देंगे। थैंक यू सर। सर फिर है सर। करने दो जो करता है। मुझे आपको सारी डिटेल्स दिए हुए 2 दिन बीत चुके हैं। देखिए, इस सब में थोड़ा समय लगता है। पर क्यों? उस हादसे को हुए 2 हफ्ते हो गए, तब से आपने कुछ नहीं किया। सारे सबूत मैंने इकट्ठे किए, आपको लाकर दिए, उसे भी 2 दिन हो गए। फिर आपको एक्शन लेने के लिए और टाइम क्यों चाहिए? अब हमारे पास सिर्फ आपका ही तो केस है नहीं, हमारे पास और भी बहुत से काम है। मतलब मेरी कंप्लेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? ये एक छोटा सा पुलिस स्टेशन है और हमारे पास और भी बहुत से केसेस हैं, और आपको पता भी है हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम सारे केस एक साथ इन्वेस्टिगेट कर सकें। रिसोर्सेज नहीं है मतलब? अब देखिए, आपका ये मनोहर गुप्ता जिसको आप मुजरिम ठहरा रहे हैं, वो पास में तो रहता नहीं है। उसे गिरफ्तार करने के लिए हमें उसके घर जाना होगा, और उसके लिए हमारे पास गाड़ी है नहीं। तो बताइए हम क्या कर सकते हैं? तो आप चाहते हैं कि उसे अरेस्ट करने के लिए, उसके घर पर जाने के लिए मैं आपको एक कार अरेंज करके दूं? गाड़ी किराए पर उठाने के लिए सरकार मुझे एक्स्ट्रा पैसे तो देती नहीं, इसलिए देखना पड़ता है कि कौन सा केस कितना इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से हमें गाड़ी मिलती है। ठीक है, तो क्या मैं आपके लिए एक कार अरेंज करके दूं ताकि आप उसे जाकर अरेस्ट कर सकें? जी जरूर। आपने कंप्लेंट दर्ज की है और आप चाहते हैं कि एक्शन हो। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि उनके पास आरोपी को पकड़ने के लिए गाड़ियों की कमी है और विक्रम सक्सेना से गाड़ी का इंतजाम करने के लिए भी कहा। आपने हमें एड्रेस दे दिया तो आगे हम संभाल लेंगे। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हमारा काम है, हमें करने दीजिए, आपको आने की जरूरत नहीं है।
टैक्सी वाला मैडम साहब ने बुलाया था। साहब, आपने जो पता दिया था वो लोग तो वहाँ गए ही नहीं। फिर कहाँ गए थे वो लोग? आगे से राइट लो। पहले इंस्पेक्टर साहब के घर गए, फिर वहाँ से एक रेस्टोरेंट। बहुत देर तक अंदर ही थे, फिर थोड़ा घूमे फिरे, उसके बाद मैंने उन्हें थाने छोड़ दिया। मतलब वो मनोहर के घर के पास भी नहीं गए? जी नहीं साहब। अगर मनोहर गुप्ता घर पर था ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? आप वहां गए ही नहीं। मैं पिछले 3 दिन से आपको कार अरेंज करके दे रहा हूं। मुझे अच्छे से पता है आप लोग कहां कहां गए थे। आप मनोहर गुप्ता के घर के आसपास तक नहीं गए। देखिए, अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो आप खुद जाइए, उसे अरेस्ट कीजिए, इंटेरोगेट कीजिए और फिर जो एक्शन लेना है ले लीजिए। एक्शन तो मैं लूंगा, और अब आप देखेंगे कि मैं क्या एक्शन लेता हूं। सर, मेरा बेटा नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना चाहता था। वो आर्मी में जाकर देश की सेवा करना चाहता था। उसका दोस्त ध्रुव अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, अपने माँ बाप का सहारा था वो। और बदले में हमें लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटी से ये मिलता है कि वो सभी इलीगैलिटीज के सामने अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। एक मर्डर के केस को हिट एंड रन का केस बताकर उस केस को क्लोज करना चाहते हैं। देखिए, मुझे उस ऑफिसर से बात करने दीजिए। सर, बेहतर होगा कि आप उससे बात करें, क्योंकि अगर अब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया तो मैं सारे सबूत लेकर मीडिया के पास जाऊंगा, और अगर तब भी कुछ नहीं हुआ तो भूख हड़ताल पर बैठूंगा। मैं अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए जमीन और आसमान को एक कर दूंगा, ये मेरा वादा है। देखिए, मुझे कंसर्न ऑफिसर से बात करने दीजिए। ये पता करने दीजिए कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं देखती हूँ, आप बैठिए। हेलो। बेटा तो गया, अब किसको खोना चाहते हैं? कौन बात कर रहे हैं? घर के बाकी सब भी अगर गाड़ी के नीचे आ गए तो फिर कौन कंप्लेंट करेगा? हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? अबे ये सवाल पूछने के लिए जिंदा नहीं बचेगा तू। हेलो हेलो। इस सब से क्या हासिल होगा, बता सकते हैं आप? मैं आपसे पूछ रही हूँ। हेलो हेलो, देखो तुम बोल कौन रहे हो? हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? ट्रिपल 4322। राशिद, देखो ये जरा, ये नंबर किसका है? जी सर।
विक्रम जी, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप जाइए अपनी जॉब ज्वाइन कर लीजिए। आप यहाँ बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बाकी हम तो यहाँ अपना काम कर ही रहे हैं। आपने मनोहर गुप्ता को अरेस्ट किया है? टीम गई है, और वैसे भी आपने बात बड़े साहब तक पहुँचा दी। मैं तो आपसे कहूँगा कि आप जैसे पढ़े लिखे और शरीफ लोगों के लिए सब करना इतना सेफ नहीं है। आपने अपना बेटा खोया है, बहुत बुरा हुआ है आपके साथ, और भगवान करे किसी के साथ भी ऐसा ना हो, पर जो हो गया है उसे भूल जाइए। मैं भी यही चाहता हूँ, किसी को भी अपना बेटा ऐसे ना खोना पड़े। अरे सर, दुनिया की परवाह छोड़ो। आपको क्या लगता है कि आपकी इस तरह स्ट्रगल करने से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं होने वाला। बस रह रह के बीच में आप पिस जाओगे। साहब, ये सारे नंबर पीसीओ के हैं, पता नहीं चल पा रहा है कि फोन करने वाला कौन है। ठीक है, तुम जाओ। लो, अब क्या करें? अब पीसीओ से फोन करने वाले हर आदमी के घर की तलाशी ले कि पूरी पुलिस फोर्स पीसीओ पे तैनात कर दे? और इतनी फोर्स भी कहाँ है? विक्रम जी, मैं तो कहूँगा कि आप ये अननोन नंबर से फोन उठाना बंद कर दें, प्रॉब्लम खत्म। बड़े अधिकारी के पास शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो ट्रक ड्राइवर मनोहर गुप्ता नहीं पकड़ा गया। विक्रम सक्सेना का संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ था। नहीं मिला मनोहर गुप्ता, तलाश जारी है। अब ड्राइवर आदमी है, एक जगह तो ठहरता नहीं। हमने कहा था आपसे कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपने हम पर भरोसा नहीं किया, ऊपर तक कंप्लेंट कर दी। अब हम एक्शन ले रहे हैं, वो नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें? जब हाथ आएगा तो पकड़ लेंगे। देखिए, ना तो आप टेंशन लीजिए और ना ही हमें दीजिए। मैं विक्रम सक्सेना बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सक्सेना साहब, आप कौन सा नया सबूत लगा आपके हाथ? मनोहर गुप्ता थोड़ी देर में एक साइट पर डिलीवरी देने जाने वाला है, बिन्नौर बाईपास के लेफ्ट वाले रोड पर। कुछ ही देर में वो यहाँ से गुजरेगा। आपको कैसे पता? मुझे पता है। आप उसे अरेस्ट करेंगे या फिर मैं एसपी साहब को कॉल करके बोलूँ कि मैं प्रेस को यहाँ बुलाकर धरने पर बैठ रहा हूँ? चल भाई, टीम रेडी कर। ये सक्सेना इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। क्या विक्रम जी, कहाँ है आपका मनोहर गुप्ता? आता ही होगा। नहीं आया तो? आप जानते हैं ना कि आप सरकारी अधिकारियों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो आएगा। मुझे लगता है वही है। नीचे उतर। साहब, बात क्या है? बोला ना नीचे उतर। उतर नीचे। आखिर वो ट्रक ड्राइवर मनोहर गुप्ता पकड़ा गया और उसका ट्रक भी हिरासत में ले लिया गया, पर अब भी कार्यवाही की गाड़ी के पहिए बहुत धीमी रफ्तार से चल रहे हैं।
तो अब आप मुझे सिखाएंगे कि कौन से सवाल करने हैं और कैसे तहकीकात करनी है? मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि आपने उससे पूछताछ की। जब टाइम आएगा तो मैं कर लूंगा, और मुझे इसके बारे में किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी बाहर ट्रक देखा, उसकी नंबर प्लेट नहीं है, पुरानी बदली गई है। आखिर आप चाहते क्या हैं? आपका बेटा तो गया ना, तो आप हमारे सर से क्यों नहीं जाते? मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, अपने बेटे के लिए और उसके दोस्त के लिए। ये ओवरलोडिंग, इसे जो अनदेखा करने का एटीट्यूड है, इस पर रोक लगानी होगी और मैं लड़ूंगा। इस एटीट्यूड को बदल के रहूंगा। आप अभी भी देख सकते हैं बाहर जो ट्रक खड़ा है वो ओवरलोडेड है। क्या आपने इस बात को अपनी रिपोर्ट में लिया है? सक्सेना साहब, आप हद पार कर रहे हैं। मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं। आपने ओवरलोडिंग को रिपोर्ट किया है? आपने उससे पूछताछ की है? आपने उस पर चार्जेस लगाए? मनोहर गुप्ता को कल अदालत में पेश किया जाएगा। अगले हफ्ते में मस्कट वापस चला जाऊंगा। सर, अभी अपनी सुनवाई का टाइम नहीं आया। सर, आपको कोई गलतफहमी हुई साहब। उस रात उस रास्ते पर हम थे ही नहीं साहब। 6 महीने हो गए साहब, हम उस रास्ते से गए नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने कंस्ट्रक्शन साइट पर और धर्म कांटे पर अपने ट्रक का गलत नंबर लिखा था, वो भी जानबूझकर। सब गरीब आदमी है साहब, ट्रक चला के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं साहब। आप हमारे पीछे क्यों पड़े साहब? तुमने मेरे बेटे को मारा है। वो सिर्फ 17 साल का था, उसके दोस्त को भी। तुम गाड़ी रोक सकते थे, लेकिन तुमने उसके ऊपर भी गाड़ी चढ़ा दी। तुम खूनी हो। नहीं साहब, हमने किसी को नहीं मारा साहब। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है साहब। नंबर प्लेट पुरानी से नई कर देने से तुम बच नहीं पाओगे। तुम गुनहगार हो और तुम्हें सजा दिलवाने के लिए मैं अंत तक लड़ूंगा। सर, मेरे क्लाइंट मिस्टर मनोहर गुप्ता निर्दोष हैं। एक्सीडेंट जहां पे हुआ वहां पे उनका ट्रक मौजूद ही नहीं था। जो भी सबूत आपके सामने रखे गए हैं, कंस्ट्रक्शन साइट का रिपोर्ट हो, धर्म कांटे का रिपोर्ट हो, उसमें जिस ट्रक का नंबर है वो ट्रक मेरे क्लाइंट का नहीं है। वो मनोहर शायद कोई और हो सकता है। एक और विनती करना चाहता हूं कि मेरे क्लाइंट का ट्रक अभी तक पुलिस की हिरासत में है और उसमें 22 टन माल पड़ा हुआ है। वो माल अगर वैसे ही वहाँ पड़ा रहा तो ट्रक के टायर जो हैं वो बर्स्ट हो सकते हैं, इसलिए उस माल का अनलोड होना बहुत ज़रूरी है। मैं अदालत से विनती करता हूँ कि मेरे क्लाइंट के ट्रक को रिलीज़ कर दिया जाए। मनोहर गुप्ता को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है और साथ ही पुलिस को यह सूचित किया जाता है कि जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल करे और मनोहर गुप्ता का जो ट्रक पुलिस कस्टडी में है उसे तुरंत रिलीज किया जाए। डियर सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कोर्ट ने उस ट्रक को रिलीज कैसे किया, जबकि सन 2005 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से ऐसे ट्रक को और उसमें रखे मटेरियल को कानून के हिसाब से कॉन्फिस्केट कर लेना चाहिए था। सर,
मैं आपको इस बारे में भी बताना चाहता हूं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में खुलेआम ट्रक्स की ओवरलोडिंग जारी है। उस पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी रोक नहीं है। सभी अधिकारी ये सब जानने के बावजूद कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जो भी जरूरी हो वो एक्शन लें। डियर सर, मैं एक बार पहले भी आपके पास इंस्पेक्टर सचिन जोशी के बारे में शिकायत लेकर आया था। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे बेटे आदित्य और उसके फ्रेंड ध्रुव की डेथ जिस तरह से हुई उसकी छानबीन ठीक तरह से नहीं की गई है। ऐसा लगता है जैसे इंस्पेक्टर साहब इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं ही नहीं। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करें। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, सारी केसेस की फाइल पीएसआई अमर के पास है। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। तुम्हारे सस्पेंशन के बारे में सुना? कोई बात नहीं सर, होता है। मुझे सस्पेंड कर दिया गया। अगले 5 साल के लिए मेरी प्रमोशन पर पाबंदी लग गई। कोई इंक्रीमेंट भी नहीं होगी। मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन सर, क्या मेरे जाने से हालात बदल जाएंगे? इस पुलिस स्टेशन में 20 से 22 का स्टाफ है और गाड़ी सिर्फ एक। यहाँ की यही हकीकत है जो हमने आज तक दिन रात फेस की है। अब आप करेंगे। सर, एक टाइम पर 2 केस आ जाए तो समझ में नहीं आता कि किसे अटेंड करें। सब कुछ खुद ही डिसाइड करना पड़ता है। सचिन, इस केस के इन्वेस्टिगेशन में मुझे काफी खामियां नजर आई। मैंने पूरा केस स्टडी किया। विक्रम सक्सेना ने अपने खुद के बलबूते पर उस ट्रक और उस ट्रक ड्राइवर को लूटा, जबकि ये काम हमारा था। सर, मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत सी गलतियां हुई और इन्वेस्टिगेशंस में भी काफी खामियां रही, लेकिन क्या फर्क पड़ता सर? उस ट्रक ड्राइवर को तो जमानत मिल ही गई। ये तो आप भी बेहतर जानते हैं कि ये केस आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगा। इस तरह के मैटर्स चलते रहते हैं। एनीवे, अब मैं चलता हूं सर। आपको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। जय हिंद। भाई साहब, अगली सुनवाई 1 महीने बाद है। मैं वापस आऊंगा। मैंने रागिनी से कहा है कि वो फॉलो अप करती रहे। जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अब हम चाहे जो कुछ भी कर लें, लेकिन हमारा आदित्य वापस तो नहीं आएगा ना। सुनवाई चलती रही। साल 2009 से 10, 10 से 11, 11 से 12 हर बार विक्रम इंडिया आते। उन्होंने अपनी नौकरी तक बदल ली थी, पर सुनवाई थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। कभी मनोहर गुप्ता अदालत में नहीं आता, कभी उसका वकील। अदालत में केस चलता ही रहा। अब विक्रम की ये लड़ाई सिर्फ अपने बेटे आदित्य और उसके दोस्त ध्रुव के इंसाफ के लिए नहीं थी। अब उनकी ये लड़ाई पूरे सिस्टम के खिलाफ थी। एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ जहां गैर कानूनी काम खुलेआम हो रहे थे। एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ जो पूरी तरह से करप्ट हो चुका था। विक्रम और उनके भाई विपिन ध्रुव के माता पिता का सहारा बन गए थे। एक मां और एक बहन ने हालात को एक्सेप्ट करके खामोशी से जीना सीख लिया था। वो अब भी दुखी थे, पर जीना भी जरूरी था। एक तरफ बेटे और भाई को खोने का दर्द, तो दूसरी तरफ एक पति और पिता के इस संघर्ष की फिक्र। मिस्टर सक्सेना, मैं आपके केस के बारे में जानता हूं। मैं जानता हूं कि पिछले 2 सालों से आप मेरे ऑफिस से संपर्क बनाए हुए हैं। जानता हूं कि आप आरटीआई के तहत ओवरलोडेड ट्रक्स की जानकारी की मांग कर रहे हैं। सर, आप देख सकते हैं कि हाईवेज पर ओवरलोडेड ट्रक्स पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में क्लियर लिखा है कि रास्तों और हाईवेज का निर्माण पब्लिक के पैसों से होता है।
और इन ओवरलोडेड ट्रक्स की वजह से इन रोड्स की उम्र कम हो जाती है। सर, ये ओवरलोडेड ट्रक्स न सिर्फ उनके खुद के लिए सेफ्टी हजार्ड है, बल्कि रोड पर चलने वाले दूसरे लोगों के लिए भी बहुत खतरनाक है। ये ओवरलोडेड ट्रक्स की वजह से होने वाले एक्सीडेंट्स के नंबर्स को देखिए, फिर भी ये सब कुछ जारी है, कोई इसे रोकना ही नहीं चाहता। आपका गुस्सा जायज़ है, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन क्या सच में आप ये मानते हैं कि ये सब ऊपर बैठे लोगों की मर्जी के बिना संभव है? सच बताऊं तो मैं भी जब यहाँ आया था तो यही सोचता था कि सारे गैरकानूनी काम रोक लूंगा। ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैंने बहुत कोशिश की, पर यहाँ कोई एक्शन लो तो उधर कोई न कोई बड़ा अधिकारी आकर सामने खड़ा हो जाता था। मुझे बहुत प्यार से धमकाया गया कि अगर मैंने चीज़ों को बदलने की कोशिश की तो मेरा तबादला कर दिया जाएगा, मुझे किसी न किसी केस में उलझा दिया जाएगा, फिर मुझे यहाँ से हटा देंगे और उसके बाद इधर उधर घुमाते रहेंगे, तब तक जब तक कि मैं खुद थक ना जाऊं। आप एक ईमानदार आदमी हैं, इसीलिए मैंने सारी बात सच बता दिया। पर आप ईमानदारी से कब तक लड़ सकते हैं? आप कब तक इस सिस्टम से एक ईमानदार जवाब की उम्मीद रख सकते हैं, जबकि इसकी नींव ही बेईमानी पर रखी हुई है? आप हर जगह देखिए, कोई भी ईमानदार अधिकारी प्रशासन में टिक ही नहीं पाता। सर, मेरे क्लाइंट मिस्टर मनोहर गुप्ता की मौत हो चुकी है। कोर्ट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अब ये केस बंद कर दिया जाए। विक्रम, अब हमें मान लेना चाहिए कि मामला पूरी तरह से खत्म हो चुका है। Let's accept this as a closure. पता नहीं कब बेटे के लिए शुरू की गई लड़ाई मुझे यहां तक ले आई। मेरा मकसद सिर्फ मनोहर गुप्ता को सजा दिलवाना नहीं था। मनोहर जैसे लोग पैदा ही क्यों होते सिस्टम में? अब ये सवाल मुझे डिस्टर्ब करता है। कोई आदमी इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि वो दूसरे की जान की परवाह किए बिना उस पर गाड़ी चढ़ा दे और वहां से गायब हो जाए? उसे क्यों किसी दूसरे की मौत पर अफसोस नहीं होता? क्या असली गुनहगार मनोहर था, या ये जो कुछ भी हुआ वो सब डेस्टाइन था? प्राची, बैड गवर्नेंस, करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कुछ तो डेस्टिनी नहीं हो सकता ना। हमें ऐसी सरकार मिलती है क्योंकि हम उसी के लायक हैं, क्योंकि हम कोई सवाल ही नहीं उठाते। हम पर हो रही हर नाइंसाफी को हम नजरअंदाज करते चले जाते हैं, तो यही सब कुछ तो मिलेगा ना हमें। मैं गुस्सा हूं, मैं बहुत गुस्सा हूं कि मैंने अपना बेटा और उसके दोस्त को ऐसी गवर्नमेंट की वजह से खो दिया। अगर मुझे सच पता ना होता तो शायद मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया होता। इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस प्राची। इग्नोरेंस ब्लिस कैसे हो सकता है? उस ट्रक ड्राइवर ने मुझसे कहा था कि आंखें खोल के जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा पैसा आंखें बंद करके बना सकते हैं। और आंखें सिर्फ करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बंद नहीं है, हम आम आदमियों की भी आंखें बंद हैं। आंख बंद, कान बंद, होंठ बंद। हाँ बेटा, हाउ आर यू? आई एम गुड पापा। सुप्रीम कोर्ट से लेटर आया है। क्या लिखा है? डियर मिस्टर सक्सेना, सुप्रीम कोर्ट के 2005 के ट्रक्स के ओवरलोडिंग के ऑर्डर का पालन ना होने के संबंध में आपका लेटर मिला।
आपने इस बात की और हमारा ध्यान आकर्षित किया, इसके लिए हम आभारी हैं। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ऑर्डर का पालन करवाना सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों के दायरे में नहीं है। ये काम प्रशासन का है। हमारी गुजारिश है आप इस संबंध में प्रशासन से संपर्क करें। बस इतना ही है पापा। ठीक है बेटा, मैं वहां आने के बाद देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। बाय। विक्रम सक्सेना की लड़ाई अब भी जारी है। वो अब भी ट्रक की ओवरलोडिंग में चल रही धांधली की जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं। वो तस्वीरों और आरटीआई के जरिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, बिना रुके, बिना थमे। वो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर करने के बारे में भी सोच रहे हैं। हजारों किलोमीटर लंबे रास्ते बनाने में करोड़ों रुपए खर्च होता है। ये आम आदमी का पैसा है। और इन रास्तों की उम्र इसलिए भी कम होती है क्योंकि इन पर ओवरलोडेड ट्रक्स, और वो ट्रक्स जिनकी रोड पर चलने की उम्र बीत चुकी है, बिना रोक टोक के चलते रहते हैं। और रोड पर सफर करने वालों की जान को इनसे खतरा बना रहता है। हाईवे पर पास से गुजरते माल से लदे ट्रक को देखकर लोग तस्वीरें लेते हैं और उन्हें सोशल वेबसाइट्स पर डालते हैं इस कमेंट के साथ, ये मेरा इंडिया। पर क्या कभी सोचा है कि इस तरह से चलने देने के लिए कितना पैसा खिलाया जाता है? कितने लोगों की मुट्ठियां गर्म होती हैं? आगे और कितनी मुट्ठियां गर्म होंगी जब ये ट्रक तेज रफ्तार से किसी पर से गुजर जाएंगे या रास्ते पर चलती किसी गाड़ी से टकराएंगे। दुर्घटना में हुई मौत से संबंधित कानून एक अलग मैटर है, पर हमारे सामने ऐसे अनगिनत केसेस हैं जहां मरने वाले का परिवार न्याय के लिए संघर्ष करते करते थक जाता है। लेकिन क्या हाईवेज पर होने वाली दुर्घटनाएं रोकी नहीं जा सकती? इस सवाल का जवाब बेहद मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये तो जैसे ये पूछना हुआ कि रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस स्टाफ रिश्वत लेना कब बंद करेगा? क्या एक सीनियर लेवल का बड़ा अधिकारी ये धांधली रोक सकेगा? क्या अच्छा और भ्रष्टाचार रहित प्रशासन कभी संभव हो पाएगा? क्या भ्रष्ट से भ्रष्ट सरकारें भी ये स्वीकार करेंगी कि वो भ्रष्ट है और लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करेंगे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2010 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में हर साल सड़क हादसों की वजह से लगभग 12,40,000 लोगों की मौत होती है। ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से एक साल में तकरीबन 1,35,000 से भी ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और इनमें से ज्यादातर हादसों का कारण होता है नशे में गाड़ी चलाना। इन आंकड़ों के अनुसार रोड एक्सीडेंट्स में मरने वालों की संख्या 2011 में 1,36,000 से बढ़कर 2012 में 1,39,000 हो गई। भारत में सड़क सुरक्षा को लेकर रिकॉर्ड्स बहुत ही खराब हैं। यहाँ हर घंटे में लगभग 13 लोग सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं। ये सोचने वाली बात है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, दुर्घटना से देरी भली यह हम सब ने पढ़ा है, पर इस पर अमल करना भी बहुत जरूरी है। जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।